हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन डिस्कस कर रहे थे समांतर श्रेणी, है ना, एपी। तो अपन उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 देख रहे थे, है ना। तो उसके मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, पहला करवा दिया था, सेकंड करवा दिया था, थर्ड के भी कुछ क्वेश्चन बता दिए थे। अगर उसमें से नहीं हुआ हो तो एक आधा और मैं बता देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो उसमें से आपके फर्स्ट हो गया होगा, सेकंड हो गया होगा, थर्ड भी हो गया होगा, फोर्थ नहीं हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ हो तो देख लेने का है ना। √3 √9 √12, ठीक है। देखो ये कोई एपी दे रखी है। अब अपने को फर्स्ट में इसको प्रूव करना है कि एपी है या नहीं। अगर एपी होगी तो अपने को उसको नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है, अगर नहीं है तो अपने को वहीं इसको छोड़ देना है कि इज़ नॉट एपी, ख़त्म बात है। मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, बराबर। तो इसको देखो अपन समांतर श्रेणी कैसे प्रूव करेंगे। देखो इसमें ए तो क्या हो गया √3। अब अपने को क्या निकालना है, डी निकालना है। मतलब डी में क्या करते हैं, a2 - 1। डी अपने को पता है क्या होता है, क्या होता है, अंतर होता है, सारा अंतर। और इंग्लिश वालों को पता ही है कॉमन डिफरेंस, और ए यानी प्रथम पद पता ही है। a2 - 7, a2 कितना है √6 और a3 कितना है √3। अब देखो, अब इसमें से ये माइनस नहीं होगा, समझ में, दोनों अंडर रूट में टर्म है, दोनों अलग अलग हैं अंडर रूट के अंदर। तो अपन देखो इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे। कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या निकलेगा बताओ, √3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा √2 - 1। पता है कॉमन कैसे निकालते, मतलब ऐसी डिजिट इन दोनों में से निकालनी उस डिजिट का इन दोनों में पूरा डिवाइड जाता हो। मतलब देखो √3 अपन निकाला तो √3 का √6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, √2 आएगा। देखो ये √6, ये √3, तो ये कट जाएगा पूरा, तो कितना आएगा √2 आएगा। और √3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो पहला डी अपने पास क्या आया, d = √3 √2 - 1। नेक्स्ट अपन एक को निकाल देते हैं, क्या आएगा, d = a3 - a2। a3 कितना है √9 और a2 कितना है √6। अब इसमें से भी क्या चीज़ कॉमन निकल, भाई देखो अगर कॉमन नहीं निकलना था, जैसे ये √9 है, √6 है, अगर मान लो इनके ऊपर √ नहीं होता तो ये वैसे ही माइनस हो रहे थे, है ना। 9 से 6 जा रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। मतलब 9 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, दोनों चीज़ 3 से डिवाइड हो रही है। मतलब इन दोनों 3 में इन दोनों का भाग जाना है, 3 में 9 का भी भाग जाना चाहिए और 6 का भी भाग जाना चाहिए। समझ में आई बात। तो इसमें भी क्या चीज़ कॉमन है, ये √3 कॉमन है, अंदर क्या बचा √3 - √2। दूसरा डी अपने पास क्या आया, देखो दोनों डी में डिफरेंट है ना। ये √3 × √2 - 1 √3 - 2। तो एपी क्या है, ये नॉट इक्वल है ना। मतलब क्या है, मतलब यह कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। मतलब यही करना है अपने को, ठीक है। जो समांतर श्रेणी है उसको यही लिखना है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, बस सवाल खत्म, है ना। यहीं तक सोल्व करना है, समझ में। अगर समांतर श्रेणी ये होती तो अपन इसके आगे की 4 टर्म और फाइंड करते, नहीं है तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, समझ में। ऐसे सवाल होंगे, ठीक है, करने हैं, मतलब ऐसे होंगे क्या, सारे सवाल ऐसे ही होंगे। अगर करोगे तो सवाल होंगे, नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हो रहे भी है नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लेना। चलो अपन आप देखते हैं नेक्स्ट। बस ठीक है। देखो इसी के साथ जो अपना है ये चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 5.1 फिनिश होती है, ठीक है। इसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि एक फर्स्ट टाइप में अपन ने पढ़ा था कि एपी है
ए पी होती क्या है ना। सेकंड टाइम में अपन ने पढ़ा था ए दे रखा है एंड डी दे रखा है, तो अपने को ए पी बनानी थी पूरी, बराबर। और थर्ड टाइप में सॉरी, और थर्ड टाइप में अपन ने पढ़ा ए पी भी दे रखी है और उसको प्रूव भी करना है वो ए पी है या नहीं है, और है तो उसके आगे की नेक्स्ट फोर्थ टर्म भी अपने को निकालनी थी। ये 3 प्रकार के अपन ने इसमें पढ़े हैं। समझ में आई बात। इसमें कोई न तो कोई फॉर्मूला था, न कोई कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं था, है ना। बिल्कुल जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि ए पी क्या होती है, ए पी होती है तो उसको कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और ए पी नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ए पी है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। समझ में यही बात। सारवंतर कैसे निकालते हैं, है ना। अगर आगे की और 4 पद अपने को ज्ञात करने तो उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। ए क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, ये अपन ने 5.1 में बात करी थी। अब चलो अपन 5.2 की ओर बढ़ते हैं। 5.2 में क्या है, मैंने फॉर्मूला लिखा था चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या लिखवाया था, अभी स्टार्ट करेंगे, अभी इसमें एग्जाम्पल देखेंगे अपन। सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है पूरे इस चैप्टर में, ये फॉर्मूला चलेगा। गांठ लगा देना इस फॉर्मूले की। देखो 3 फॉर्मूले ही हैं इस पूरे चैप्टर में, गिनती के तीनों फॉर्मूले अपने को अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है, इस पूरे फॉर्मूले में अपन सबका मीन पता होना चाहिए कि होते क्या क्या हैं। सबसे पहले ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यानी हिंदी में प्रथम पद, डी कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर, एन नंबर ऑफ टर्म, मतलब हिंदी में व्यापक पद, और क्या बचा ए एन यानी ए एन को स्मॉल एल से भी डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लास्ट, देखो लास्ट टर्म यानी क्या होता है हिंदी में, समझ में आई बात। देखो चारों, ए एन का मतलब लास्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म मतलब व्यापक पद, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, ए का मतलब फर्स्ट टर्म। हिंदी वाले भी समझ लो अच्छे से। ए मतलब प्रथम पद होता है, डी यानी सारवंतर होता है, एन यानी व्यापक पद होता है, और एल यानी अंतिम पद। देखो कहाँ का क्वेश्चन में एल इज इक्वल टू भी देते थे, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा, ये ए एन होता है। समझ में, मतलब जो ए एन है वही ए एल होगा, जो ए एल है वही ए एन होगा। थोड़ा इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है अपने को, हालांकि थोड़े बाद में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेन तो अपना फॉर्मूला ये है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को अपने को याद करना है, और इस फॉर्मूले के थ्रू ही अपने को आगे क्वेश्चन कोई भी एपी दे देगा, 10वां इसका नंबर ऑफ टर्म 10 ज्ञात करो, है ना, 10वां पद ज्ञात करो, 12वां पद ज्ञात करो, जो भी है, ठीक है। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला यही याद रखना है अपने को, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का। समझ में आई बात। देखो फॉर्मूला क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, या तो ये चीज़ ज्ञात करनी होगी, तीनों दे रखी होगी, या फिर ये दे रखा होगा, ये ज्ञात करना होगा, या फिर ये सब दे रखे होंगे, ए निकालना होगा या फिर डी निकालना होगा। मतलब 3 चीज़ निकालनी दे रखी होती है, मतलब उसके बाद चौथी अपने आराम से निकल जाती है। मतलब देखो ए बराबर बी प्लस सी, तो बी 5 है, सी 7 है, तो 7 और 5 कितना होता है, ए आ गया 12, ऐसे है ना। 2 चीज़ दे रखी हो तो तीसरी ऑटोमेटिक निकल जाती, कुछ करना ही नहीं पड़ता। खाली अपने को क्या करना है, जो टर्म जिस का मान जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू एज इट इज़ सही पुट करनी है,
तो सवाल इस क्वेश्चन राइट से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में? इसके बेस पे अपन एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो क्या होगा एग्जाम्पल। मान लो क्वेश्चन दे देगा फाइंड द 30 एंड n टर्म, ठीक है। तो उसकी जनरल टर्म अपने को ज्ञात करनी है। एपी क्या दे रखी है? एपी दे रखी है ये 30, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है इसका अपने को? तीसरा पद अपने को ज्ञात करना है, मतलब 30 टर्म तक अपने को इसको फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले गिवन दैट क्या क्या दे रखा है? ए दे रखा है 10, डी दे नहीं रखा है, निकालना पड़ेगा। A2 माइनस A1 कितना? A2 7 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा? -3, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए माइनस का साइन आएगा। प्लस भाई आपने A2 ये A1 ये A3, समझ में आ रही बात? A2 माइनस A1 क्या? 7 माइनस 10 क्या? कितना है? -3। n दे रखा है, तो ज्ञात क्या करना है? an। तीनों चीज दे रखी है, सीधा सा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है लगेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगेगा, ठीक है। फिर देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो अपने को ये ज्ञात करना a कितना दे रखा है? 10 इंटू प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है? -3। बस अब इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करनी है। जोड़ है बाकी है 1 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा? 90 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस का 3। जो भी है इसको कैलकुलेशन कर दो आगे, इजी कैलकुलेशन है बिल्कुल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 29 का 3 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आता है? नहीं तो फिर देखो ऐसा करो, ये जो माइनस इसको अपन आगे ले लेते कॉमन। भाई ये 29 पूरा एक है, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहाँ लग जाएगा। 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 × 27, 6 और 2 8 -10 कितना आ जाएगा? माइनस का 77। समझ में आया क्या किया? देखो यहाँ तुम उलझ गए होंगे थोड़ा सा। 10 ये 30 माइनस 1 तो 10 एज इट इज़ प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3, तो ये पूरा एक टर्म है ना। ये 29 का 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस से वैसा करेगा, माइनस को पहले आगे ट्रांसफर कर दो, माइनस यहाँ आ गया, बात बराबर थी। भले यहाँ तो माइनस रखते थे, यहाँ वैसे ही माइनस हो जाता। 10 में से 87 का कितना आया? तो मतलब हिंदी में समांतर श्रेणी का तीसरा पद -77 है, ठीक है। इंग्लिश में ही है, समझ में आई बात? कुछ नहीं करना है, 3 चीज़ दे रखी है तो चौथी चीज़ ऑटोमेटिक अपने पास आ जाएगी। समझ में आई बात? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने। देखो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लो, फिर अपन कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, एक क्वेश्चन में बता दूं, बाकी तुम कर भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बेस पे 5.2 के क्वेश्चन है, बता देता हूँ बीच में, देख लेना उनको। मान लो एक कोई क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी, एपी कितनी तरह की है?
315 639, मतलब क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 इन 639, मतलब ये जो मतलब कौन सा पद होगा, ये वाला अंतिम पद अपने को दे रखा, एन वा पद अपने को नहीं दे रखा, एन नहीं दे रखा, दिस इज एन, ए एन नॉट एन, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ, मतलब ये कौन सा, इस समांतर श्रेणी में ये कौन सा पद होगा, समझ में आई बात। तो आपने होगा यानी एन ज्ञात करना है, ठीक है। या फिर अगर सवाल पूछ दे कि एनवा पद दे रखा है तो अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद होगा तो अपने को ए एन ज्ञात करना है, समझ में आई बात। और क्वेश्चन यू कहते हैं कि ये कौन सा पद होगा इस समांतर श्रेणी का, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, समझ में आई बात कहीं नहीं आई, ठीक है। तो देखो सेम है एज इट इज है, ए दे रखा है, डी भी निकल जाएगा, ए एन भी है, सब है अपने पास, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ए क्या दे रखा है 3, डी दे रखा है कितना A2 - 7 मतलब 15 - 2 2 मतलब 12, 3 है ना। और ए एन दे रखा है 639, एन क्या ज्ञात करना, ये सीधा सा क्या है रखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है 639, ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 12, क्या करना है 639 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 एन माइनस 12 एन है ये, ठीक है ना। तो 339 इज इक्वल टू 12 में से 3 जाएंगे तो कितना होगा 9 नहीं होगा, प्लस माइनस का 9 आएगा, ये इधर 39 प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 12 एन, तो इसमें ऐड करो 648 इक्वल टू 12 एन, 640 एन अपॉन 12 इज इक्वल टू एन, इसको इसमें डिवाइड दे देना, कितना आ जाएगा 24, 54, मतलब इस समांतर श्रेणी में ये कौन से नंबर का टर्म है 54 नंबर की, ये चीज़ अपने को फाइंड करनी थी। देखो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलना है और सीधा जो फॉर्मूला अपने को रखना है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। जो टर्म दे रखी है वो पहले रिप्रेजेंट करनी है ताकि उससे तुमको इजी हो जाएगा कि क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, समझ में आई। फॉर्मूला लगाया a1 a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1, a n अपने को क्या दे रखा था 369 रखा, 3 a दे रखा था, n नहीं दे रखा था इसलिए नहीं रखा, n माइनस 1 इंटू 12 किया, 12 का मल्टीप्लाई 12 n से किया 12 n हो गया, 12 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो माइनस 12 हो गया, समझ में आई बात। 3 का 3 एज इट इज़, 12 में से 3 गया तो माइनस का 9, 12 n एज इट इज़, माइनस 9 इधर ट्रांसफर किया तो साइन इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 369 प्लस 9 हो जाएगा तो 640 और 648 हो गया इक्वल टू 12 n इज इक्वल टू क्या 648 अपॉन 12 मतलब 54 इज आंसर, समझ में। इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है 5.2 निकाल के रखो और उसी के बेस पे जो क्वेश्चन है फर्स्ट एंड सेकंड वो क्वेश्चन तुमको करना है और वो क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा 101%, समझ में आई बात। ये 2 क्वेश्चन करने हैं और अभी तक का जितना भी काम दिया है होमवर्क दिया है वो पूरा कंप्लीट रखना है। आने वाले 2 या 3 दिन में नोटबुक्स मंगवाई जाएगी, है ना। अभी 2 दिन पहले फ़ोन आ रहे थे कौन सी नोटबुक बनानी है, क्या करना है, कौन सी बुक लानी, पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, नींद निकालते हैं, इतने दिन से सो रहे हैं अपन। कहा था मैंने एक वीडियो में एक दिन के सोते सोते वीडियो देखोगे यूँ ही होना है, पहले ही कहा था पूरा प्रिपेयर होकर वीडियो देखना है, अपने को ऐसा ही सोचना है कि अपन स्कूल में बैठे हैं, लेकिन नहीं,
अपने तो घर पे सोएंगे आराम से, तकिया लगा के वीडियो देखेंगे, क्या करना है, पढ़ाई चल रही है, सर पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, तुम्हारे क्या लेना देना। तो ऐसा नहीं करना है भाइयों, दिमाग से निकाल देना है ये बात कि भाई फिर से पढ़ाई जाएगी स्कूल में, समझ रहे हो। पढ़ना है, मन लगा से एग्ज़ाम मार्च में ही होंगे, आगे नहीं होंगे, पीछे भी नहीं होंगे, मतलब होंगे 100% मार्च में एग्ज़ाम होगा, पूरा ध्यान रखना है, समझ में आई बात। जो भी क्वेश्चन बताया जाता है उसको पूरा अटेंड करना है और पढ़ना है, ठीक है। अगली क्लास में अपन नेक्स्ट यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, इस तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोगों ने टेंस के अकॉर्डिंग और कुछ बेसिक के टेंस के अकॉर्डिंग वहाँ कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो नहीं चेंज होते हैं वो भी देख लिया था, जिसमें हमने यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शंस, ये सारा डिस्कस हम कर चुके थे। मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि हम अब जो पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग कैसे क्या चेंज होना है ये अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल लिखवा रही हूँ कि प्रोनाउंस के जो फॉर्म्स होते हैं वो आपके बुक में तो अगर आपके पास ग्रामर की कोई बुक है तो उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगी, अदरवाइज आप यहाँ से ये टेबल नोट करेंगे जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। Pronoun change according person। राइट अब यहाँ पर आपको कॉलम में ये टेबल आप लोगों को नोट करना ही है कंपल्सरी, तो आप इसको करते जाएं। आप इसके डिवाइडेशन में कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पर्सन, यहाँ उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, देन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये है उसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म, और लास्ट है उसकी पॉसेसिव फॉर्म। हम इसको थोड़ा सा टेबल का लुक दे देते हैं ताकि आपको इसको मैं जैसे जैसे लिखती जाऊं आपको आइडिया रहे कि कैसे क्या लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स को तो इस टेबल का नॉलेज होगा और कुछ स्टूडेंट्स जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आगे आप जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने वाले हैं वो इसी पर्सन और प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करने वाले, तो वहाँ आपको ये काफ़ी काम देगी। सबसे पहले यहाँ पे आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई या फिर वी, मैं या हम। उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? मी या अस। आई है तो मी, वी है तो अस। देन माई सेल्फ और अवर सेल्फ। माई, माइन, अवर, अवर्स।
अब हम ले देते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिर्फ आता है यू, यानी कि तुम। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? आई वी। सेकंड पर्सन कौन हुआ? यू। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही रहती है। रिफ्लेक्सिव फॉर्म योरसेल्फ, योर और योर्स। राइट। अब आता है हमारा थर्ड पर्सन। मैं फिर से कह रही हूं कि आपको ये टेबल उतारनी ही है, क्योंकि ये आपको आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये आपको डिवाइडेशन आपको पता चल रहा है कितने पर्सन होते हैं। अब थर्ड पर्सन में बाकी सारे हमारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। वो कौन कौन है? ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे। ही का क्या बनेगा? हिम। शी का क्या बनेगा? हर। इट का रहेगा इट और दे का बनेगा देम। हिम से बनेगा हिमसेल्फ। हर से बनेगा हर सेल्फ। इट से बनेगा इटसेल्फ और देम से बनेगा देमसेल्व्स। और यहां पर भी सेम, हिज, हर, इट्स, देयर, देयर्स। क्लियर? ये था हमारा पूरा एक चार्ट जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। पर्सन्स आगे लिखा होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ये हैं, रिफ्लेक्सिव फॉर्म ये है, पॉसेसिव फॉर्म ये है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अकॉर्डिंग टू पर्सन आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज कर सकेंगे। अब मैं आपको रूल्स पे ले जाती हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मेन रूल है, चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। अब इसमें हम जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन जो आया है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। राइट। अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूं, आपको अब रूल्स जो है वो पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करने हैं। तो जो मैं लिख रही हूं वो यहाँ पर ध्यान से आप लोग भी लिखें, फिर मैं इसको समझाती हूं। फर्स्ट पर्सन ऑफ reported speech, first person of reported speech change according to the subject of reporting verb। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट पर्सन मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी। अब फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच
रिपोर्टेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो पार्ट होते हैं, आगे वाला रिपोर्टिंग वर्ब होता है और जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। हम इसको बाय एग्जाम्पल और क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। He says, comma, inverted comma, I read my book. क्लियर? ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब चेंज कहां करना था? द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये है, तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। क्लियर? अब हम इसका एक आंसर भी बना के देख लेते हैं। ही सेज। तो अब यहां पर मैंने एक चीज और कही थी, याद रखने वाली कौन सी चीज थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम यहां पर ही सेज का ही सेज कर देते हैं। राइट? अब यहां पर आई था तो रीड आया। अब ही सेज दैट, इसको हमें इसमें चेंज करना है, तो आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में। ही, अब ही है तो रीड तो प्लूरल था इसलिए हमने लगाया, ही है तो रीड्स लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। माई बुक, सॉरी हिज बुक। अब ये जो है ये वाला, ये भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब वो चार्ट में आप देखो, चार्ट अगर आपने उतारा है तो चार्ट में देखो कि ही आई है, आई के साथ माई लगा तो ही के साथ क्या लगेगा? हिज बुक। ये हमारा सेंटेंस बना। हम कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, I said, comma, inverted comma, I am not a thief. Comma, inverted comma, close. क्या बनेगा? I said that। अब इसमें ये और ये सेम ही है तो हमें इसका सिर्फ टेंस चेंज करना है। I was not a thief। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं। मैं यहां पर आपको सारे टेंसेस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बता रही हूं। जितने रूल्स अब तक मैंने पढ़ाए हैं सभी के एक सेंटेंस आ रहे हैं। फर्स्ट था वो फ्यूचर प्रेजेंट का था कि आगे प्रेजेंट और रिपोर्टिंग वर्ब में तो कोई चेंज नहीं होगा। ये है तो ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, we have done our work।
ये भी फर्स्ट पर्सन है। we said that अब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या चेंज हो जाएगा? we had done our work। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। She said, comma, inverted comma, I shall see my letter। देखिए अब यहां पर आपको खास ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। She said that, यहां तक तो आपको लिख ही देना है। अब I आया है, I किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? she के अकॉर्डिंग। I का पॉसेसिव फॉर्म आया है यहाँ पे my, तो यहाँ पे उसका पॉसेसिव फॉर्म होगा, तो I की जगह हम लिखेंगे she, ठीक है। अब I और V के साथ हम shall लगाते हैं, he, she, it, they के साथ हम will लगाते हैं, तो ये जो shall होगा वो इस she के अकॉर्डिंग would में चेंज हो जाएगा। She would see her letter। आ रहा है समझ में? हम इसके एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। He said, ये आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल में इसलिए बता रही हूं ताकि आपका जो प्रोनाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। He said, I am reading my book। अब बनाइए आप लोग, अब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। He said that he was reading his book। क्लियर? एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सीता said, comma, inverted comma, I write a letter to my father। क्या बनेगा इसका? सीता said that she wrote a letter to her father। क्लियर? तो ये आपके प्रोनाउंस, यहां पर फर्स्ट जो रूल था प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट? अब मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स भी आपको बता दिए हैं, तो आपको उन एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और भी क्लियर करना है और इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, कल हमने वाक्य में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य के अध्ययन के साथ ही एक वाक्य लिया था और उस वाक्य के आधार पर
हमने वाक्य विचार किया था, जो वाक्य था मोहन कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। उस वाक्य में मोहन कल विद्यालय नहीं गया प्रधान वाक्य था, योजक चिन्ह क्यों से जुड़ा हुआ था और वह बीमार था वह हमारा आश्रित उपवाक्य था। इसी के आधार पर हमने आगे बढ़ते हुए वाक्य का विश्लेषण किया और वाक्य के विश्लेषण में वाक्य विश्लेषण के अंतर्गत हमने देखा कि वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय को पहले बताना होता है। उद्देश्य विधेय को देखने के पश्चात हमें वाक्य में कर्ता की पहचान करनी है, कर्ता के बाद कर्म की पहचान करनी है, कर्म के बाद क्रिया की पहचान करनी है। इन तीनों की पहचान के साथ कर्ता और कर्ता का विस्तारक, कर्म और कर्म का विस्तारक और क्रिया का विस्तारक और भी कोई पूरक शब्द हैं उनके जीवन, और जैसे उनके यहाँ वाक्य देखें, मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं राष्ट्रपति बनो, इस प्रकार मेरे जीवन का लक्ष्य प्रधान उपवाक्य है और मैं राष्ट्रपति हूं संज्ञा आश्रित उपवाक्य था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अपन वाक्य के विश्लेषण के साथ साथ वाक्य संश्लेषण करते हैं। वाक्य संश्लेषण में क्या होता है, वाक्य के संश्लेषण की बात करें तो वाक्य संश्लेषण की बात करें तो वाक्य का विश्लेषण किया था, हमने विभाजित किया था। वाक्य संश्लेषण करते हैं तो वाक्यों को नजदीक लाते हैं, जोड़ते हैं। अब देखो अलग अलग छोटे छोटे वाक्य दिए होते हैं, उनको एक वाक्य में बनाया जाता है, चाहे सरल वाक्य में बनाओ, चाहे संयुक्त वाक्य में बनाओ, चाहे मिश्र वाक्य में बनाओ। ये अपन जैसा एग्जामिनर ने दिया होता है उसके अनुसार हमें बताना होता है। अब वाक्य संश्लेषण में क्या होता है, वाक्य संश्लेषण में वाक्य में आए उपवाक्य को अलग किया जाता है। सॉरी, यहां विश्लेषण संश्लेषण आएगा, है ना, ध्यान रखना है कि वाक्य विश्लेषण की जगह वाक्य संश्लेषण करना है। लेकिन वाक्य जो ऊपर दिया गया है ना, वाक्य संश्लेषण में वाक्य में आए उपवाक्यों को अलग किया जाता है, लेकिन वाक्य में संश्लेषण में अलग अलग वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है। तो एक वाक्य संश्लेषण में क्या था, वाक्यों को एक वाक्य बनाना है, विश्लेषण में वाक्यों को अलग अलग किया जाता है। तो जैसे कालांश लगा, छोटे छोटे वाक्य हैं, गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाया, दूसरी कक्षा में चले गए। यहाँ चार छोटे छोटे वाक्य हैं। अब इन छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके हमें एक वाक्य बनाया जाता है। देखिए सरल तीनों वाक्य बने हुए हैं। सरल वाक्य, कालांश लगते ही गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, है ना। कालांश लगते ही गुरुजी आए और कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। यहाँ सरल वाक्य और का किसी का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखना है। कालांश लगते ही गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। दूसरा वाक्य संयुक्त वाक्य की बात करें, संयुक्त वाक्य में कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। यहाँ दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया है और का प्रयोग किया गया है, तो संयुक्त वाक्य होगा। आगे बढ़े तो कालांश लगा ही था कि गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए, फिर दूसरी कक्षा में चले गए। अब यहां कालांश लगा ही था कि हमारा संज्ञा उपवाक्य है, मिश्र वाक्य में आते हैं तो हमें यहां मिश्र वाक्य बन गया। कालांश लगा ही था कि गुरुजी कक्षा में आए, पढ़ाने आए, फिर दूसरी कक्षा में चले गए। यहां दोनों वाक्य फिर और की से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा वाक्य मिश्र वाक्य होगा। इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है, जो कि वाक्य संश्लेषण कहा जाता है। जैसे हम घर से बाहर निकले, आसमान में बादल छाने लगे, दो वाक्य हैं। अब देखो, हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे, पहला सरल वाक्य। दूसरा, हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे, ठीक है। दूसरा वाक्य, हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे, हम निकले, इसके बाद हुआ जैसे ही हम घर से निकले, घर से बाहर निकले, आसमान में बादल छाने लगे, जैसे, है ना। इन शब्दों से मिश्र वाक्य पता है, जैसे ही हम घर से बाहर निकले आसमान में बादल छाने लगे। इस प्रकार इन तीनों वाक्यों में वाक्य संश्लेषण किया गया है। वाक्य छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ा गया है, उन्हें एक वाक्य किया गया है। दो प्रधान उपवाक्य होते हैं या कोई आश्रित उपवाक्य तो मिश्र में होगा। दो वाक्यों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को संश्लेषित करके एक वाक्य बनाया जाता है, जो हमारा वाक्य संश्लेषण कहा जाता है। आगे बढ़े तो वाक्य के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं
जिनका ध्यान हमें रखना आवश्यक होता है। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं वाक्य के आवश्यक तत्वों का तो वाक्य के आवश्यक तत्वों का अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो वाक्य में या तो पदक्रम संबंधी हो अशुद्धि या फिर निकटता संबंधी अशुद्धि हो, कहीं ना कहीं अशुद्धि आ जाती है। वाक्य के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिसमें हमें ध्यान है सार्थकता। पहले तो ये ध्यान रखना है कोई भी वाक्य किसी न किसी प्रकार का होगा सार्थक होगा। अगर वाक्य सार्थक नहीं होगा तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सार्थक शब्दों का विन्यासी वाक्य होता है हमारा, है ना। तो मैं वाक्य में हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, यहां पर सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इस प्रकार यहां सार्थकता भी आवश्यक है। अगर सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा तो वह वाक्य दुरू होगा, कठिन होगा और हमारे समझ से परे होगा। दूसरा है पदक्रम। पदक्रम में क्या होता है, वाक्य का सही अर्थ ग्रहण करने के लिए एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जो भी वाक्य होता है एक क्रम में नहीं हो तो वाक्य अर्थ का अनर्थ भी कर लेता है, तो यही क्रम बदल जाता है तो कथन का अर्थ बदल जाता है। श्योर सही बात है कि अगर हमारा पदक्रम क्रम बदल दे तो यहां पर वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब देखें यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है, वाक्य देखें कि यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है। अब गाय शुद्ध होती है कि घी शुद्ध होता है, पहले हमारी समझ में आना चाहिए कि यहां पर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्रम क्या होना चाहिए कि कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों के बारे में आपको ध्यान होगा तो आगे बढ़ पाएंगे। यहां शुद्ध गाय का नहीं आएगा, यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है। पहले भी हमने बहुत वाक्य शुद्धि में, वाक्य शब्द शुद्धि में देखे हैं कि शब्दों का शुद्ध करना, वाक्यों को शुद्ध करना, आगे का टॉपिक यही आएगा क्योंकि वाक्य विचार के साथ वाक्य शुद्धिकरण ही चलता है, तो इनके आगे अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन यहां देखें फिलहाल यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है, उसकी जगह क्या होगा, यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है। आगे बढ़े तो निकटता भी चाहिए। पदों के बीच अगर अंतर रहता है तो वह अर्थ ग्रहण करने में बाधक रहता है। जैसे उसने मेरा गाना सुना, अब यहां पर दूर दूर वाक्यों को रखने पर, शब्दों को दूर दूर रखने पर अर्थ समझ में नहीं आएगा, इसलिए निकटता भी जरूरी होती है। उसने मेरा गाना सुना तो वाक्य अर्थ समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए पूर्णता, वाक्य में पूर्णता भी आवश्यक है। वाक्य में अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, अगर पूर्ण नहीं होगा, वाक्य शब्दों की कमी होगी तो अर्थ समझ में नहीं आएगा, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे कमल पीता है, अब यहां पर कमल पीता है, इसके हजारों अर्थ कर लिए जाए, विभिन्न प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, है ना, चाहे वेशन के मामले में, चाहे अन्य किसी के मामले में, विभिन्न प्रकार के। तो यहां कमल पीता है तो हमें यह नहीं बता सकते कि चाय पीता है, दूध पीता है, कॉफी पीता है या जूस पीता है, जो भी हम हैं नहीं बता सकते, इसलिए अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। यहां कमल पीता है तो कमल के आगे अगर कर्म कुछ और लगा दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए वाक्य में अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। कमल दूध पीता है ऐसा तो ही समझ में आएगा। अब वाक्य में पदक्रम क्या होता है, वाक्य में पदक्रम की क्या आवश्यकता है। वाक्य रचना में पदक्रम का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वाक्य रचना करते समय कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम ध्यान रखना आवश्यक है। पहले ही बताया है कि वाक्य में कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, इन तीनों का जो क्रम है वह आवश्यक रूप से होना चाहिए। अगर वह इस प्रकार से नहीं होता है तो वाक्य में पदक्रम का अभाव के कारण वाक्य हमारी समझ से बाहर होता है। तो इसलिए आगे देखें तो वाक्य में कौन कौन से पदक्रम में क्या क्या चाहिए। वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद क्रिया आती है, तो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का सहयोग होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। मोहन गाना गाता है, यहां मोहन कर्ता, कर्म गाना और गाना गाता क्रिया है, यहां गाना क्रिया है, ठीक है। गाना, यहां गाना सॉन्ग से, गीत से संबंधित है, यहां गाता क्रिया है। कर्ता, कर्म और क्रिया के पूरक इनसे पूर्व में आते हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया के जो पूरक होते हैं वो देखो, भूखा भिखारी स्वादिष्ट खाना जल्दी जल्दी खा गया, यहां पर भिखारी कर्ता है तो भूखा उसका क्रिया कर्ता का विस्तारक है, खाना कर्म है तो स्वादिष्ट उसका कर्म का विस्तारक है, और जल्दी जल्दी खा गया या खाना जो क्रिया है उसका विस्तारक है, जल्दी जल्दी। तीसरा है क्रिया विशेषण, क्रिया से पहले प्रयोग में आते हैं, ठीक है।
तो क्रिया विशेषण जो होते हैं क्रिया से पहले प्रयोग में आती है। जैसे धावक तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण शब्द है हमारा, तेज शब्द है। उस तेज को हम अन्य भी नहीं, यहाँ क्रिया विशेषण में क्या होता है कि वे क्रिया विशेषण अव्यय वे होते हैं जिनमें लिंग वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है ना, धीरे धीरे चलोगे तो बस निकल जाएगी। इस प्रकार जो धीरे धीरे शब्द है उसे हम कम चलोगे तो ऐसा नहीं बता सकते। इसीलिए हमें ध्यान रखना है क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले प्रयोग में आते हैं। क्रिया विशेषण पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। हमने क्रिया में पढ़ा पूर्वकालिक क्रिया क्या किसे कहते हैं, जिसमें कर जुड़ा होता है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। तो मोहन खाना खाकर सो गया, अब यहाँ मोहन सो गया, इसमें खाना खाकर जो है यह मुख्य क्रिया से पहले आया हुआ। खाना खाना मुख्य क्रिया से पहले पूर्वकालिक क्रिया आती है। संबोधन और विस्मयादि बोधक शब्द भी पहले आते हैं प्राय। देखिए हे ईश्वर सबका भला हो, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द भी पहले ही आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। निषेधात्मक वाक्यों में न अथवा नहीं का प्रयोग क्रिया से पहले किया जाता है। हम जानते हैं कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, है ना, तो आता क्रिया आना क्रिया से पहले क्या है, नहीं लगाए। या रमेश बाजार नहीं जाएगा, या रमेश करता बाजार कर्म और जाएगा क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग है, इसलिए निषेधात्मक वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। आगे सार्वजनिक विशेषण अन्य विशेषण से पूर्व आता है। सार्वजनिक विशेषण शब्द होता है वो अन्य विशेषण शब्दों से पूर्व में आता है। तो मेरी छोटी बहन, जैसे मेरी छोटी बहन अनुराधा, यहाँ कर्ता का नाम है, उससे पहले मेरी छोटी बहन, यहाँ पर सार्वजनिक विशेषण होता है वह बहन का, है ना, बहन जो है विशेषण, लेकिन मेरी छोटी बहन जो सार्वजनिक विशेषण है उसके बारे में जो भी होता है वह विशेषण से पूर्व आता है ना। पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द भी नाम से पहले आते हैं। जैसे पंडित, यहां मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा, देखें कि जहां पर जवाहरलाल नेहरू है ना, अब ये जो शब्द हैं उसमें आगे हम पंडित शब्द जोड़ देते हैं, है ना। तो इस प्रकार यहां पर अगर हम पंडित शब्द जोड़ देते हैं तो यहां पर उनका जो व्यवसाय सूचक शब्द है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो आगे पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द हैं जो उनसे पहले नाम से पहले आते हैं, उसमें देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जय डॉक्टर कलाम हैं, प्रोफेसर मोहन हैं। इस प्रकार जो व्यवसाय सूचक या पदवी वाले जो शब्द आते हैं वो हमेशा पहले आते हैं। फिर देखिए आगे मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्यों में योजक का प्रयोग दो उपवाक्यों के बीच होता है। जो मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य होते हैं उन वाक्यों में ये जो योजक शब्द होते हैं उनका प्रयोग होता है दो उपवाक्यों के बीच में होता है। जैसे घर पर काम था इसलिए वह नहीं आया, घर पर काम था एक वाक्य, वह नहीं आया दो वाक्य। तो मिश्र संयुक्त वाक्य चिन्ह में योजक शब्द होता है जो दो वाक्यों के बीच में होता है। अब मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। हमें ध्यान है कि मिश्र वाक्य में जो संरचना करते हैं उसमें प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान वाक्य होता है, वह आश्रित से पहले आता है, क्योंकि आश्रित हमारी परिभाषा भी यही है कि मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य हो उस पर अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो आश्रित उपवाक्य से पहले प्रधान उपवाक्य होगा। जो परिश्रम करता है उसे सब पसंद करते हैं, तो यहाँ पर सब पसंद करते हैं, यह आश्रित है किस पर, जो परिश्रम करता है उस पर। इस प्रकार इन वाक्यों में तीनों पदक्रम देखें तो आगे वाक्यों में आवश्यक तत्व क्या थे उनका ध्यान रखना है, और वाक्य संश्लेषण में क्या होता है, वाक्य विश्लेषण में क्या होता है, इन सब के साथ अपना ये पूरा अध्याय समाप्त होता है। और आगे हम वाक्य शुद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लेसन नंबर 6 जो अपना कंटिन्यूस चल रहा है उसके अंदर अपन ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक की बात कर ली थी। ऑक्सीकरण अपचयन हमने पढ़ लिया है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक अपना कौन सा है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है लेसन का उत्प्रेरक, है ना। कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे अपन कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इन सब की आपको डिस्कशन करनी है।
कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, व्हाट इज कैटलिस्ट, हाउ इट इज़ रिएक्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। ये कैसे काम करते हैं, कैसे किसी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन को स्पीड को बढ़ा देते हैं, स्पीड को चेंज कर देते हैं, और इनका वर्किंग क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने को डिस्कस करनी है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज कैटलिस्ट, या कैटलिस्ट क्या होता है, या उत्प्रेरक क्या चीज़ है। उत्प्रेरक मतलब एक ऐसी चीज़, या कैटलिस्ट मतलब एक ऐसी चीज़ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है, यानी उसकी जो स्पीड है, अगर कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है तो उसको करवा देगी, कोई अभिक्रिया तेज चल रही है उसको कम कर देगी, कोई कम चल रही है उसको तेज कर देगी। इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो कैटलिस्ट की होती है ना। कैटलिस्ट एज लाइक ए ब्रिज और ए टीचर, कैटलिस्ट क्या है? एक टीचर की तरह है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो टीचर उसको क्या करते हैं? उसे बार बार जगाते हैं, पढ़ भाई, पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदे बताते हैं, पढ़ने से क्या नुकसान है, सारी चीज़ें आपको इर्द गिर्द घुमाते हैं और उसको क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। तो वो क्या होता है? बच्चा मोटिवेट होके पढ़ने लग जाता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाता है। तो कुछ काम नहीं हो रहा होता तो वो उसको कराने में हेल्प कर लेते हैं। कौन? टीचर। जैसे नदी जा रही है, कुछ लोग उधर है, कुछ लोग इधर है, अगर उसके ऊपर पुल बना दिया जाए तो उधर वाले इधर, इधर वाले उधर, मतलब एक तरह से क्या हुआ? उन्होंने जोड़ा और काम को करवा दिया, जो इधर से नहीं हो रहा था वो काम करवा दिया। तो कैटलिस्ट लाइक अ टीचर और अ पुल और ब्रिज, है ना। तो कैटलिस्ट होता क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करने वाले पदार्थ, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित क्यों लिख रहा हूँ, चेंज क्यों लिख रहा हूँ यहाँ, कि वो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं ना। परिवर्तित क्या लिखूँ? बढ़ा व घटा। बढ़ा व घटा देते हैं तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब अपने आप में कोई चेंज नहीं करेंगे, अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे टीचर पढ़ाने का काम कर रहा है, बच्चे सारे काम बच्चे ही करेंगे, होमवर्क करना, पढ़ना, लिखना, चेक कराना, एग्जाम देना, पास होना, ये सारे काम किसके हैं? बच्चों के हैं। लेकिन टीचर क्या करता है? सिर्फ उनको वो ज्ञान देता है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं, मतलब मोटिवेशनल के काम वो टीचर बराबर करते रहता है। लेकिन टीचर अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करता है ना, वो एग्जाम थोड़ी देते हैं, वो होमवर्क थोड़ी करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटी वाले काम है वो किसके? बच्चों के हैं। तो वो कराने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं और अभिक्रिया को करवा देते हैं, रिएक्शंस को करवा देते हैं ना। उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहेंगे, उत्प्रेरणा देने वाले, है ना। तो कैटलिस्ट, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैटलिस्ट इंग्लिश में क्या करेंगे? कैटलिस्ट इज एन दो सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बट रिमेन अनचेंज्ड, बट इट सेल्फ रिमेन अनचेंज्ड। क्या लिखेंगे? कैटलिस्ट के बारे में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? कैटलिस्ट is those substance which alter the rate of reaction but remain unchanged। ठीक है। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट इज दो सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बट रिमेन अनचेंज्ड। वो खुद ही
अनचेंज रहेंगे, वो अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे, वो रेट रिएक्शन को बढ़ा भी देंगे और घटा भी देंगे, हैं, जहाँ बढ़ाना होगा वहाँ बढ़ा देंगे और जहाँ घटाना होगा वहाँ घटा देंगे, है ना। आप रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं कभी भी देखना, जब इधर के चीज़ों को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, फिर बीच में एरो लगाते हैं, इधर वालों को प्रोडक्ट कहते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी देखी होगी, चाहे निकल हो, चाहे Fe हो, चाहे Cu हो, चाहे ऐसा साइन हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या कहलाती है, जो एरो के वहाँ लिखी जाती हैं, जो ऊपर लिखी जाती हैं या नीचे की जाती हैं, दो सब्सटेंस क्या हैं, कैटलिस्ट हैं, जो एरो के ऊपर की तरफ आपने नोटिस किया होगा ना। तो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट इज अ दो सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, इसलिए क्या लिखा है, अल्टर, है ना, परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्या कहलाएगी, कैटलिस्ट कहलाएगी ना। अब इसके टाइप्स की बात करें अपन, तो अलग अलग टाइप्स के कैटलिस्ट होते हैं, है ना, कैसे, अलग अलग टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट हैं। तो कौन कौन से कैटलिस्ट हैं, उसके टाइप्स की बात करें अपन, तो टाइप्स में क्या आएगा, देखो, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट की बात करेंगे, देखो, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के प्रकार की बात करेंगे अपन, तो उत्प्रेरक के प्रकारों में क्या क्या आएगा देखते हैं। देखो, एक टेबल बनाते हैं अपन, फिर उस टेबल के अकॉर्डिंग सारी चीजें देखते हैं ना। उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार, एक तो है अवस्था के आधार पर, जो अपन पढ़ेंगे वो मैं लिख रहा हूं, एक तो अवस्था के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेट, स्टेट के आधार पर, फिर क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर, है ना, ऑन एक्शन, ऑन द बेस ऑफ एक्शन, ठीक है। एक तो क्रिया के आधार पर, एक अवस्था के आधार पर। जब अवस्था की बात करेंगे तो कितने, दो प्रकार के, एक तो समांगी, दूसरा विषमांगी। समांगी मीन्स होमोजीनस, विषमांगी मीन्स हेट्रोजीनस। एक्शन की बात करें तो अपन कुल 4 प्रकार के इसमें कैटलिस्ट देखेंगे। एक तो देखेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ एक्शन, ऑन द बेस ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ स्टेट और ऑन द बेस ऑफ एक्शन। एक स्टेट में क्या क्या, समांगी या होमोजीनस बोलेंगे इसको, विषमांगी इंग्लिश में हेट्रोजीनस बोलेंगे। ऑन द बेस ऑफ एक्शन, क्रिया के आधार पर, काम करने के आधार पर, धनात्मक जिसे अपन बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, ऋणात्मक को बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट, स्वतः को बोलेंगे ऑटो कैटलिस्ट और जैव को बोलेंगे बायो कैटलिस्ट। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या पढ़ेंगे,
ये तो दो पढ़ेंगे जो उत्प्रेरक के अंतर्गत आएंगे और अवस्था जो अभिक्रिया के आधार पर बैठेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या होगा, जब उत्प्रेरक काम नहीं कर रहा हो, जब कैटलिस्ट काम नहीं कर रहा हो, तो उसको भी कराने वाले कुछ आ जाएंगे ना। तो उनको कैसे पढ़ेंगे, उसके भी प्रकार आएंगे, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक तो क्या आएगा उत्प्रेरक वर्धक, क्या आएगा उत्प्रेरक वर्धक मतलब कैटलिस्ट प्रमोटर। जब कभी कैटलिस्ट काम ना करे, जब कभी कैटलिस्ट काम ना करे तो उस कैटलिस्ट को भी एक ऐसी चीज लगा दी जाए, ऐसी अभिक्रिया से जोड़ दी जाए, या ऐसा उसको एक उत्प्रेरक या ऐसा उसको एक प्रमोटर दे दिया जाए, इसका ऐसा एक मोटिवेटर दे दिया जाए जिससे वो कैटलिस्ट जब अभिक्रिया को नहीं करा रहा हो तो कैटलिस्ट एकदम से एक्टिव हो जाए और अभिक्रिया को करा दे। जैसे स्कूल में अलग अलग तरह की स्टेज होती है ना, जैसे बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर टीचर है, टीचर के ऊपर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्टर सर है ना, अलग अलग स्टेज में बटे हुए हैं। जब मान लो बच्चे काम नहीं कर रहे हो, बच्चे नहीं पढ़ रहे हो, टीचर उससे देख लेते हैं, उसे हैंडल कर लेते हैं, टीचर कैटलिस्ट हो गया। लेकिन जब बच्चे काम भी कर रहे हैं लेकिन टीचर किसी वजह से उन्हें करवा नहीं पा रहे हैं या टीचर थोड़ा असमर्थ हो रहे हैं, तो उन टीचर्स को भी एक्टिव करने के लिए, उन टीचर्स को भी सिखाने के लिए उनके ऊपर भी क्या रहते हैं, प्रिंसिपल सर रहते हैं ना। तो प्रिंसिपल सर क्या हो गए, कैटलिस्ट प्रमोटर हो गए, टीचर क्या हो गए, कैटलिस्ट हो गए, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट को भी एक्टिव करने वाले कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ मैटर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर, ठीक है। फिर क्या आता है, उत्प्रेरक विष आते हैं। क्या होते हैं, उत्प्रेरक विष आते हैं। विष मतलब क्या हो गया, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, अभिक्रिया की नहीं, समझना बात को, अभिक्रिया की क्रियाशीलता को कम या ज्यादा करने वाले तो उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उत्प्रेरक विष ऐसे पदार्थ होते हैं, कैटलिस्ट पॉइजनस ऐसे पदार्थ होते हैं, या कैटलिस्ट पॉइजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। मतलब कैटलिस्ट काम करना चाहता है लेकिन उसको बाधक बना देते हैं, कैटलिस्ट को रोकते हैं, उसे कहते हैं कैटलिस्ट पॉइजन या उत्प्रेरक विष, ठीक है। फिर कुछ ऐसे आते हैं, उत्प्रेरक विष हो गए, उत्प्रेरक वर्धक हो गए, ठीक है ना। ये पदार्थ ऐसे हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, है ना। लेकिन उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, समझना बात को ना। तो अपन अब इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे पहले, फिर उत्प्रेरक के बाद बात करेंगे ना, उत्प्रेरक विष और स्वतः उत्प्रेरक या प्रमोटर की बात बाद में करेंगे। जैसे मैंने लिखा समांगी उत्प्रेरक, ठीक है, जिसे कहते हैं होमोजेनस कैटलिस्ट, ठीक है। तो होमोजेनस या समांगी उत्प्रेरक क्या होगा, जब किसी अभिक्रिया में, ध्यान से सुनना, जब कभी किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद और कैटलिस्ट या उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो, तीनों की भौतिक अवस्था एक ही हो, जैसे बात है ना अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो समांगी में क्या आएगा, जब अपन अभिक्रिया लिखते हैं, देखो मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, SO2 + O2 2SO3, 3 दूनी 6, ये 2, यहाँ 2 लगा दिया। तो ये मैंने एक अभिक्रिया लिखी, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ये तो हो गए अभिकारक, जिन्हें हम क्रियाकारक भी कहते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये कहलाते क्या, उत्पाद या क्रियाफल या प्रोडक्ट। जब अभिकारक लिखेंगे तो उत्पाद बोलेंगे, जब क्रियाकारक लिखेंगे तो क्रियाफल बोलेंगे, क्रिया हुई और फल मिल गया, और रिएक्टेंट बोलेंगे तो प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। तो तीनों में से कोई भी एक चीज आप लिख सकते हो। तो जब अभिकारक, उत्पाद, अब इसमें कैटलिस्ट कौन है, NO, नाइट्रस ऑक्साइड, नो नहीं है भाई, NO, नो मतलब नहीं वाला नो नहीं है, ये NO मतलब हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, साने वाली गैस। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, इन अभिक्रिया को संपन्न करने वाला। ये SO2 और O2 अभिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं या धीमी कर पा रहे हैं, तो जैसे ही नाइट्रस ऑक्साइड मिलाया, इसने अभिक्रिया करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बना दिया। ये क्या बन गया, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। ये सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड था, ऑक्सीजन एक और जुड़ गया तो सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गया। लेकिन ये जो अभिकारक थे
इनको आपस में मिलाया था, अभिक्रिया जल्दी हो नहीं रही थी। उस वजह से क्या हुआ, अभिक्रिया को कराने के लिए हमने इसमें नाइट्रस ऑक्साइड मिला दिया, तो अभिक्रिया पूरी जल्दी से संपन्न हो गई, कंप्लीट हो गई, है ना, अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। तो अभिक्रिया कंप्लीट कराने वाला ये नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, गैस है। क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। SO3 क्या है, गैस है। मीन्स किसी रासायनिक अभिक्रिया में, पूरी रासायनिक अभिक्रिया हो गई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों जब एक ही अवस्था में हो, ठीक है, तीनों मीन्स अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, ठीक है, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट, ऑल आर फाउंड इन अ सिमिलर स्टेज नोन एज होमोजीनस कैटलिस्ट। ठीक है, आगे समझ में क्या हो गया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो, ऐसी उत्प्रेरक को क्या बोलेंगे, समांगी उत्प्रेरक बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। इन सब के बारे में एक एक डिटेल से लिखेंगे अपन, लेकिन पहले थोड़ा समझ लो, फिर समझाने के हिसाब से बाकी मैं एक एक हेडिंग को लिखेंगे, करेंगे अपन। विषमांगी में क्या हो गया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों अलग अलग अवस्था में हो, तीनों मीन्स चाहे दो एक है और एक तीसरा अलग है, मतलब तीनों सिमिलर नहीं होने चाहिए। या अभिकारक उत्पाद समान है तो उत्प्रेरक अलग होगा, उत्प्रेरक अभिकारक समान है तो उत्पाद अलग होगा। कहने का मतलब कोई न कोई एक अपनी अवस्था में नहीं पाया जाएगा, वो अलग अवस्था में होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक या हेट्रोजिनस। क्या बोलेंगे, विषमांगी या हेट्रोजिनस। जैसे लिख दिया N2 + 3H2 2NH3, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, Fe कैटलिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस बन गई, लेकिन ये Fe तो सॉलिड होता है ना, Fe क्या होता है, सॉलिड होता है। ये तीनों गैस में, मतलब इसकी अवस्था और इसकी अवस्था सेम है, लेकिन इसकी अवस्था इन दोनों की अवस्था से अलग है। ये गैस है तो ये ठोस है, ये गैस है तो ये सॉलिड है, इसीलिए इनकी अवस्था आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती है। इसको क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक या हेट्रोजिनस कैटलिस्ट। फिर बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ एक्शन। तो धनात्मक उत्प्रेरक में क्या गया, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब क्या हो गया, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। क्या करता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट या धनात्मक। धनात्मक मतलब ही क्या हो गया ना, बढ़ने वाला, बस बढ़ाने वाला। फिर ऋणात्मक क्या हो गया, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया वेग को घटा देता है ना, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, उसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक या नेगेटिव कैटलिस्ट। स्वतः उत्प्रेरक क्या होगा, देखो ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट मतलब क्या हो गया, कुछ बच्चे जब क्लास में पढ़ते हैं सेल्फ मोटिवेटर होते हैं, है ना, उनको किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ होशियार बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो अपने आप में पढ़ते रहते हैं, है ना, उनको बार बार टोकने की, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार पढ़ ले भाई, अच्छे नंबर ले आएगा, अच्छा परिणाम मिल जाएगा, अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे, उनको बार बार उठाने की या जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप से मोटिवेट होते रहते हैं, वो अपने आप ही पढ़ते रहते हैं। उनको कोई फिक्र होती है, उनको टेंशन होती है कि हमें भी अच्छे परसेंटेज बनाना है, कुछ आगे फ्यूचर में बनना है, इस वजह से वो अपने आप ही मोटिवेट होते रहते हैं, अपनी अभिक्रिया खुद ही करते रहते हैं, उनको स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब ये उदाहरण था, मतलब क्या हुआ कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही स्वतः ही उत्प्रेरक का काम करे, उसे हम स्वतः उत्प्रेरक या ऑटो कैटलिस्ट कहेंगे। फिर क्या आता है, जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक मतलब क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जैसे पाचन है, हमारे शरीर में क्या होते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को कराने के लिए क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम क्या कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में काम आता है। तो एक टेबल के फॉर्म में मैंने बना दिया आपको, अगर इसको टाइप्स को सीधा याद करना है आपको, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक एक को लेके एक एक की अभिक्रिया, एक एक की थ्योरी के रूप में अपन पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखने की। तो पहले अपन बात करेंगे अवस्था के आधार पर, इसको मैं मिटा रहा हूँ।
ठीक है, तो अवस्था के आधार पर बात करते थे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज या स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ठीक है। स्टेट के अकॉर्डिंग अपन ने देखा था अलग अलग था ना, जैसे समांगी की बात करी थी अपन ने स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो समांगी और विषमांगी ये दो देखे थे अपन ने, है ना, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो ये समांगी और विषमांगी, इसके बारे में थ्योरी और इसकी रिएक्शन, फिर अपन क्रिया के आधार पर ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो जब भी अपनी अगली क्लास होगी, अब अपनी अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, इनकी थ्योरी और रिएक्शन की बात करेंगे, फिर अपन कहाँ जाएंगे, क्रिया के आधार पर। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. We again resume with our new class of economics, and today we are going to study the lesson we had left. So, continuing from the last thing, as we had learned that planning commission was formed, and if you can see that the National Development Council that was formed to just evaluate the state chief ministers or administrators or lieutenant governors of union territories were also its members. So this whole planning was done with the vision of developing each and every area without partiality. And now we move on to our new topic, and that is objectives of economic planning in India. क्या हमने जब स्टार्टिंग की इकोनॉमिक प्लानिंग की तो हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, या हमने कौन से ऑब्जेक्टिव्स दिमाग में रखे थे जिसके लिए हमको इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो स्टार्ट करनी थी। तो इसको हम एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। इन इंडिया प्लानिंग वॉज एडोप्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्री। प्लानिंग को एक ऐसा उपकरण माना गया जिससे हमें पूरे देश को ट्रांसफॉर्म चेंज करना था, जिस कंडीशन में था उसकी कंडीशन चेंज करनी थी। द पाथ ऑफ प्लानिंग वॉज ऑल्सो एडोप्टेड टू फुलफिल, क्यों, क्या फुलफिल करना था, किसकी भरपाई करनी थी, द प्री इंडिपेंडेंट ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर इंडिया, कि भविष्य उस आज़ाद, जो हमने पहले आज़ादी से पूर्व उस इंडिया के लिए देखे थे, एंड वी हैड इन अ विजन, जो हमने पहले सपने संजोए थे आज़ाद भारत के लिए, वो पूरा करने के लिए। इन एवरी 5 ईयर प्लान, और हर एक 5 वर्ष की योजना में 5 ईयर प्लान में क्या किया हमने, वेरियस एस्पायरिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स वेर फिक्स्ड, हर बार नए ऑब्जेक्टिव नए टारगेट्स फिक्स किए गए, वेर मेड टू अचीव देम, क्योंकि हमको उनको सपनों को पूरा करना था। सपने जैसे सपोज इफ़ देर इज़ एन एथलीट, अगर कोई खिलाड़ी है, प्लेयर है, तो वो सपना कैसे देखता है, ही ड्रीम्स द अबाउट विनिंग मेडल्स ऑन लोअर लेवल, देन अपर लेवल, देन हायर लेवल एंड देन टॉप लेवल। तो वो एक लेवल से बढ़ता हुआ अपने आप को ऊपर देखता है। एंड सेम वॉज विथ अस ऑल्सो, कि हम लोग एक एक टारगेट अचीव करना चाह रहे थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इन अ नटशेल फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अगर एक सार गर्भित की बात करें, अगर मोटे तौर पे एक करके अगर उठा सकते हैं हम लोग टारगेट्स, तो वो क्या थे। सबसे पहले वाला था टू अचीव द टारगेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट में दोनों में अंतर था। सो पहला था हमको इकोनॉमिक डेवलप होना था। सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन एट दैट टाइम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की जो समस्या जो बहुत बड़ी थी उसको सॉल्व करना। टू लेसन इनकम डिस्पेरिटी, आय की जो उतार चढ़ाव था या ऊपर नीचे होना जिसको बोलते हैं, ज़्यादा उसके अंदर अंतर था, डिफरेंस था, वो कम करना। टू इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी को बिल्कुल हटाना। एंड इक्वलिटी ऑफ इनकम एंड एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस, और साथ में इनकम जो है,
ये देखिए आप, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, सबकी इनकम अलग अलग थी, तो अब कोशिश करना चाहते थे कि ये इनइक्वलिटी, असमानता न रहे, सब एक समान उनकी जो है वो हो जाए। एंड एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस, और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय वो होता है जिसके अंदर कोई व्यक्ति जो भी चाहे वो अपना काम धंधा कर सकता है, ही हैज़ कंप्लीट फ्रीडम फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, और ये चीज़ हो जाती है। देन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, सब अधिक से अधिक यूज़ करना जो ह्यूमन रिसोर्सेज है अवेलेबल उनका। एंड एक्सपांडिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितने भी मानव संसाधन उन सबका उपयोग करना, और एट द सेम टाइम ऐसी रोजगार की अवसर उत्पन्न करना जिससे वो सब लोग काम पे लग सके। टू अचीव सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता, क्या होता है आत्मनिर्भरता। टू अचीव सेल्फ डिपेंडेंस इन ऑल सेक्टर्स, सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना, किसी के लिए हाथ नहीं फैलाना, डोंट हैव टू रिलाई ऑन फॉरेन कंट्रीज, विदेशों के ऊपर हमको निर्भर नहीं रहना, दिस वॉज द बेसिक आइडिया। देन स्पेसिफिकली इन फूड एंड ग्रेन, मैं पहले ही बता चुका था दैट एट द टाइम ऑफ independence we had to suffer from partition, and what happened that all the food grains growing area went into Pakistan। तो सबसे बड़ी समस्या जो थी वो हो गई फूड ग्रेन्स की हो गई थी। एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, और जितने भी इंडस्ट्रियल जो थे उन सब का रॉ मटेरियल जो था वो सारा का सारा पाकिस्तान में चला गया था, प्रोडक्शन एरिया। सो दैट वाज द नीड ऑफ आवर, कि उस समय ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि हमको किसी भी प्रकार से फूड ग्रेन्स वाले और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल वाले एरियाज जो थे वो डेवलप करने थे। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन। नेक्स्ट इज you can see point number 6, to modernize the traditional Indian economy। जो परंपरागत भारतीय इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी थी, दैट वाज कम्प्लीटली बेस्ड एग्रीकल्चरल बेस्ड, उसको मॉडर्नाइजेशन देना था। मॉडर्नाइजेशन इन सेंस ऑफ कन्वर्टिंग प्राइमरी इनटू सेकेंडरी सेक्टर, या कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर वाज वेरी लो, तो उसको बढ़ाना था। एट दैट टाइम टेरिटरी सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, बट वी वर फोकस्ड ऑन सेकेंडरी सेक्टर। देन to expand education and health care services, शिक्षा का विकास करना, एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना। स्वास्थ्य सेवाओं का विकास इसलिए करना है बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन एपिडेमिक्स एंड पीपल वर सफरिंग फ्रॉम मैनी डिजीजेज, एंड अचीव अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, और सबसे ज़्यादा जितना भी ज़्यादा होता है जन कल्याण का, भलाई का काम किया जा सके, जितना ज़्यादा हम हो सकते थे वो कर सकते थे, तो वो करना था। तो पब्लिक वेलफेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, हेल्थ इश्यूज़ आती है, पब्लिक फैसिलिटीज़ आती है, सारी को बढ़ाना था। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, इस पॉइंट को समझना धीरे से, टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता वो बहुत ज़रूरी थी, संतुलन जिसको बोलते हैं, बिकॉज विदाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम्स मीनिंगलेस। सपोज किसी व्यक्ति की जो सैलरी है वो हर साल इंक्रीज़ होती है, अब किसी एक साल वो डिक्रीज़ हो जाएगी या उसी जगह पे रह जाएगी, तो उसको वो आगे अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसकी जिस स्पीड से सैलरी इंक्रीज़ हो रही है वो उसी स्पीड से अपने फ्यूचर गोल्स सेट करता जा रहा है, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है। देन रूरल डेवलपमेंट, सबसे बड़ा जो काम है दैट वाज रूरल डेवलपमेंट, गाँव का विकास करना। यहाँ पे रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, उसका डेवलपमेंट करना। और आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी दैट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। रूरल डेवलपमेंट, देन एक्सपांडिंग सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, सामुदायिक और सामाजिक सेवाओं का विस्तार करना। पीपल वेयर वेरी मच सुपरस्टिशियस, बहुत अंधविश्वासी थे उस समय, सामाजिक बड़ी कुरीतियों से, एविल बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी, उनसे भी जूझ रहा था, उससे भी उनको बाहर लाना था। देन अगेन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन,
क्योंकि अब वी आर लुकिंग फॉर मॉडर्नाइज। अब मॉडर्नाइजेशन करना था हमको सेकेंडरी सेक्टर का, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमको एनर्जी प्रोडक्शन की, पावर्स की, सो दैट मशीन्स कैन रन इजीली। तो उस तरफ फोकस करना था। देखिए आप एक नहीं कितने सारे फैक्टर्स को हम काम दिमाग में रख करके चल रहे हैं। एंड देन दिस वन 10th वन, इरेडिकेशन का मतलब होता है समाप्त करना है, हटाना, ऑफ रीजनल इनइक्वलिटीज़। उस समय मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज अगेन अ वेरी बिग चैलेंजिंग प्रॉब्लम थे, इट वाज फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। उस समय नए नए स्टेट्स बन रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पीपल सेम कास्ट, क्रीड, इन सब चीज़ों से। तो उस समय क्षेत्रों में आपस में देयर वाज अ वेरी बिग ग्रेट स्ट्रगल। तो इस वजह से भी कोई रीजन असमानता का या भेदभाव का शिकार ना हो, ये भी देखना था। सो दिस वेयर द 10 इम्पोर्टेंट, वेल इफ यू कैन लर्न दिस 10 इम्पोर्टेंट मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की क्या चीज़ सोच करके हमने किया। इसमें से कुछ तो बहुत इजीली आ जाएंगे, जैसे फर्स्ट वन हो गया टू अचीव द टारगेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, ये आपको इजी लर्न हो जाएगा। देन टू मॉडर्नाइज द ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी, ये आपको इजीली हो जाएगा। द एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, ये इजीली हो जाएगा। तो जो इजी पॉइंट्स है उसको पहले आपको लर्न करना है, एंड देन इन सबको एक बार ही करना है कि जस्ट ट्राई टू राइट देम, उनको just learn by heart, try to learn them with understanding, obviously not just learning the words but also with the meaning, and then try to write them in a notebook. ये आपको काम आएगा. Okay, so now in our next lesson we are going to study about 5 years plan. Okay, till then just do one thing, revise what I have taught you today, and tomorrow we will go with our next topic. Till then, goodbye. आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना, जिसमें सबसे पहला आता है चंबल घाटी परियोजना। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं है। ये नदी मध्य प्रदेश से महू जिले से निकलती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है और उत्तर में यमुना नदी में मिल जाती है। ये दक्षिण से उत्तर बहने वाली नदी है, ठीक है ना। सारी नदियाँ देखी जाए अपन भारत के नक्शे में देखेंगे जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, परंतु चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। इस नदी पर 4 बांध बनाए गए थे। 1953 में ये परियोजना शुरू की गई थी, चंबल घाटी परियोजना, जिसके तहत 4 बांध बनाए गए थे। एक बांध मध्य प्रदेश में है जिसे गांधी सागर बांध कहा गया है, जो इस चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। बाकी के 3 बांध राजस्थान में बनाया गया था। जो पहला है चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा, दूसरा और तीसरा दोनों कोटा में बने हुए हैं। राजस्थान की मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना चंबल नदी 1953 में प्रारंभ की गई थी, जिसके प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध, ठीक है, पहला गांधी सागर बांध है जो इस सबसे बड़ा है इनमें से, कहाँ है, मंदसौर जिले में बनाया गया। दूसरा बांध राजस्थान के चित्तौड़ में रावत भाटा नामक स्थान पर बनाया गया था, राणा प्रताप सागर बांध, जल विद्युत उत्पादन तथा तीसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध विद्युत उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है राजस्थान में। तीसरे चरण के लिए कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध तथा विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया। सन 1960 के दशक में कोटा में ही ये चौथा बांध है, कोटा में ही कोटा बैराज का निर्माण किया गया था। चौथा बांध कौन सा है, कोटा बैराज। चारों बांध हो गए, गांधी सागर बांध, फिर है राणा प्रताप सागर बांध, दूसरा, तीसरा है जवाहर सागर पिकअप और चौथा है कोटा बैराज, जिससे राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई के क्षेत्रों को बढ़ाया गया। ये हो गई चंबल परियोजना। अब है माही बजाज सागर परियोजना।
ये परियोजना भी 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात, इन 2 राज्यों ने मिलकर इस परियोजना को शुरू किया गया था माही नदी पर 1966 में। याद क्या रखना है, माही नदी पर 1966 में 2 राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान और गुजरात, इन दोनों राज्यों ने मिलकर इस परियोजना को शुरू किया गया। विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर यह परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना का लाभ डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, सिंचाई के लिए और विद्युत सुविधाओं के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। कहाँ किया गया था, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर का निर्माण बांध बनाया गया। गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कर्णाणा बांध बनाया गया था। इसी नदी पर गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर यह बांध बनाया गया था। मुख्य बांध 500 मीटर के नीचे कागदी पिकअप बांध बनाया गया और विद्युत तंत्र के विकास हेतु मुख्य बांध पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया था। जो बांसवाड़ा का जो माही बजाज सागर बांध है उसके 500 मीटर नीचे एक और पिकअप बांध, कादली पिकअप बांध बनाया गया नहरों के लिए। इसके अलावा विद्युत तंत्र का भी स्थापना की गई। ये पूरा माही बजाज सागर परियोजना का पूरा चित्र दे रखा है किताब में, इसको आसानी से देख लें। ठीक है, आज के लिए